चलो आज वेद नहीं है, स्वप्निल नहीं है। चलो बाकी लोग तो है। और वैसे वेद स्वप्निल थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, राइट। वेद क्लासेस अटेंड करते हैं बट असाइनमेंट नहीं करते। स्वप्निल रैंडम क्लासेस अटेंड करता है। असाइनमेंट तो एक भी नहीं आए उनकी भी। बट जब आप 5 हो, शुरुआत से एकदम रेगुलर हो, क्लासेस मिस नहीं किया आपने, तो वैसे ये रेशियो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। नहीं तो रेशियो इतना अच्छा नहीं होता है किसी भी क्लास का। अगर 100 बच्चे हैं क्लास में तो 20-30% ही लास्ट तक रहते हैं, राइट। अब कौन सा भी क्लास ले लो, फोकस। बट यहाँ पे आप कंसिस्टेंट हो, ये बड़ी अच्छी बात है। और आप जब असाइनमेंट भी दिखाते हो ना तो मुझे भी अच्छा लगता है कि अरे चलो आप असाइनमेंट दिखा रहे हो। एक होता है ना कि आपके टीचर को भी लगता है कि हाँ आपका तो ट्रांजिशन हो ही जाएगा, राइट। बट आपको कहीं पे भी ना नहीं समझ में आया तो उसी वक्त मुझे मेरे साथ कनेक्ट करना है, आपके कलीग के साथ कनेक्ट करो। विवेक है, अजय है, सुशांत सुशांत भी कर रहे हैं, राइट। बट वो असाइनमेंट कंप्लीट करो, प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट सबसे कम देता हूँ मैं इस बैच के लिए एटलीस्ट। पहले तो मैं हर रोज असाइनमेंट देता था, बट मुझे पता है कि आप वर्किंग हो, उतना डेडिकेटली असाइनमेंट नहीं कर सकते। बट जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंडेटरी है, जो मैं बोलता हूँ कि ये मैंडेटरी है और करना ही पड़ेगा आपको, तो उसी वक्त कर लिया करो, ताकि आपको थ्योरी क्लियर होती है। फिर थ्योरी में क्या पढ़ा है ना, वो प्रैक्टिकल करने से कंप्लीट हो जाता है, राइट। यस जब सर। आप, हाँ, कल देख रहे होंगे अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स ट्यून किया आपने, अलग अलग मॉडल्स भी देखे मैंने, राइट। गॉसियन नेव बायस, बर्नौली नेव बायस, उनके अलग अलग थोड़े से रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। यस तो सर। उनको वैलिडेट भी करना सीखो कि ये अलग रिजल्ट क्यों आ रहा है। हर एक चीज को वैलिडेट करो। चैट जीपीटी से भी पूछ लो कि वैलिडेट कैसे करती है चीजों को। अगर ये आउटलायर है तो ये आउटलायर ही क्यों है, क्योंकि ये मॉडल फिट करना तो कोई भी करेगा। 1-2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, जूनियर बंदा भी ये तो करेगा सीख के, क्लास सीख के। बट आप क्या अलग दे रहे हो उनको, क्लाइंट को। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो अलग क्या दे रहे हो आप। तो अलग वैलिडेशन हम अलग देते हैं, राइट। हमारे अप्रोच थोड़े से कॉम्प्लेक्स और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है जूनियर के हिसाब से। तो ये 2-3 चीज़ें हमें फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये एक नोटबुक है एनोमली डिटेक्शन के लिए। हमने एक मॉडल बनाया है MTAD, अटेंशन न्यूरल अटेंशन ग्राफ्स यूज किया है यहाँ पे हमने। और हम यहाँ पे वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एनोमलस या फिर जो लॉस है और ग्लोबल एनोमली उसने डिक्लेयर की है। अभी आगे जाके हम आप सीखोगे उनका कैसा आ रहा है ग्राफ, राइट। फिर यहाँ पे अगर देखोगे आप, अगर मेरा मॉडल बनता बोलता है कि ये 2 एनोमलस पॉइंट है। अब यहाँ पे एनोमली डिटेक्शन है, आउटलायर डिटेक्शन किया है पूरे वेरिएबल्स के लिए, वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबके लिए किया है। अब ये करने के बाद एक हमने थ्रेशोल्ड भी रखा, थ्रेशोल्ड 0.08 का। उससे ज्यादा है तो वो अनोमलस है। ये डिक्लेयर करने के बाद 2 अनोमलस पॉइंट मिल गए हमें। बट इतना ही काम नहीं है आपका, राइट। आपका क्या क्या काम है, क्यों ये अनोमलस पॉइंट है, क्यों ये आउटलायर्स है, ये सही में आउटलायर्स है कि
ये मोर और लेस सिमिलर ही पॉइंट्स है। तो हर एक का आपको मिन मैक्स निकाल के वो चेक करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट यहाँ पे ऐसे वैलिडेट करना पड़ेगा कि अगर IQR मेथड से निकालोगे तो कितने आउटलायर्स निकालोगे। तो यहाँ पे 209 रोज आ रही है। फिर अगर ठीक है IQR मेथड से 209 रोज आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये थ्रेशोल्ड कम आ गया है IQR मेथड में। ये जो लॉस है, अगर ये थ्रेशोल्ड आपने कम दे दिया, यहाँ तक ही दे दिया, तो हो सकता है कि ये पूरे 200 डेटा पॉइंट्स को ऐड करे। हालांकि हमने जो किया है वो सिर्फ ये वाले 0.8 दे दिया है। तो 0.8 के ऊपर सिर्फ 2 पॉइंट्स है, और वो हमने दिखा भी दी है ग्राफ यूज करके। ये रियल टाइम असाइनमेंट है। अगर आप बोलोगे कि ये है क्या, तो ये उनका डेटा था प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का, और हमने वो असाइनमेंट की थी। बट उसको वैलिडेट भी करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में सब स्टेप्स इंप्लीमेंट किया। सर इसकी कोई वैसे साइड है, जैसे हम इसी से रिलेटेड हमें कोई मतलब जैसे मैं ग्राफ के बारे में पता करना है, या थोड़ा वैसे मतलब डिटेल में समझना है? सॉरी, इसके लिए साइट एज स्पेसिफिक नहीं है, बट आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा पता चल जाएगा कि ये आप वैलिडेट कैसे कर रहे हो चीज़ों को। आपके मॉडल ने 100% दे दिया है, तो आप एक बार मैन्युअली वैलिडेट कर रहे हो क्या कि सही में ट्रेन डेटा सेट के प्रिडिक्शंस वाई प्रेड। अब जैसे कहाँ गया अपना जैम बोर्ड। अब जैसे प्रेडिक्शन आ गए ट्रेन के ऊपर, तो ये प्रेडिक्शन आप कंपेयर कर रहे हो ओरिजिनल वाई से। ये वाई है, ये वाई हैट है, राइट, वाई और वाई हैट, इनको कंपेयर कर रहे हो आप, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ ये सही में 100% मैचिंग है। जो कि कल मैंने देखा आपका 100% मैचिंग आ रहा था, वाई इवन वाई टेस्ट का रिजल्ट, राइट, वाई प्रेड टेस्ट का रिजल्ट। किसी ने भी वाई प्रेड ट्रेन का नहीं निकाला, जबकि मैंने बोला था। तब तब जाके आपको ये पता चलता है कि ओवर फिटिंग है कैसा है, ट्रेन पे कैसे परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। इन चीज़ों को हाँ आपको पता है, बट आपने शायद वो गड़बड़ी में इम्प्लीमेंट नहीं की चीज़ें। बट ये सब वैलिडेट करना पड़ता है। कभी भी ये सोचना है आपको, जब जब भी असाइनमेंट मिलती है, तो अब मैं जूनियर एक हाथ दे रहा है सॉल्यूशन और मैं दे रहा हूँ, तो मैं क्या अलग दे रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं अलग दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप अलग क्या दे सकते हो? सबसे अलग बात होती है वैलिडेशन करना, हर हर चीज का, हर स्टेप का वैलिडेट करना, वैलिडेशन करना। सही में यही है क्या उसका आंसर? तब जाके बग्स नहीं रहते फिर प्रोग्राम में आपके, जब आप वैलिडेट करते हो, यूनिट टेस्टिंग करते हो उसके ऊपर। ये भी आपको सीखना है, यूनिट टेस्टिंग विद हेल्प ऑफ पाई टेस्ट। मैंने पिछले बार आपको बोला था ये वाला। जब भी टाइम मिले एक आध आर्टिकल पढ़ लेना, एक 10 मिनट का काम है यूनिट टेस्टिंग सीखना। सर मैंने किया भी था, मतलब और नहीं है, देखो मुझे मतलब समझ कोई क्लियर नहीं हुआ चीजें। अच्छा अच्छा, एक ठीक बार है थोड़ा फिर एक मैं सेशन मैं नहीं, 15-20 मिनट का। हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बट उस मतलब वो उन्होंने जो लॉग वॉग लगाया, क्यों लगाया वो समझ नहीं आया, मतलब केवल ठीक वही रहता है या और कुछ करते हैं उसमें? ठीक है, ठीक है, हम इसको देख लेंगे। हाँ,
फिर आप प्लॉट कैसे निकाल रहे हो, राइट। अब यहाँ पे देखो, थोड़े से इंटरेक्टिव प्लॉटली की मदद से इन्होंने निकाले हैं प्लॉट्स। तो आप भी ऐसे ही प्लॉट्स निकाल सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब से बेहतर है ये प्लॉट्स। चलो, आज फिर आज का एजेंडा क्लियर कर देता हूँ। आज हम देखेंगे हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा। इम्बैलेंस डेटा होता क्या है और हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये दोनों चीज। और अगर समय मिला हमें तो क्रॉस वैलिडेशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखेंगे, नहीं तो फिर सिर्फ ये नोटबुक खत्म करेंगे। चलो, अब देखते हैं कि इम्बैलेंस डेटा सेट होता कैसे है, दिखता कैसे है वो, और आप चेक कैसे कर सकते हैं। कोई बताएगा कैसे आप चेक करोगे, और मतलब क्या होता है इम्बैलेंसिंग ऑफ डेटा, मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। Sir, imbalanced data set means the data set that contains disparity in accepted variable and rejected variable. एक्सेप्टेड वेरिएबल मतलब क्या? अब रिजल्ट जो रहते हैं ना, अभी सपोज इफ अ पर्सन हैज अ डायबिटीज यस एंड इफ पर्सन डजंट हैव अ डायबिटीज नो, उसमें काफी सारा डिफरेंस रहेगा, तो उसको इम्बैलेंस डेटा सेट बोलते हैं। राइट, वेरी गुड। टारगेट वेरिएबल में काफी एनोमलीज डिफरेंस रहता है। राइट। अब जैसे अब ये आपने जो कल का आयरिश डेटा सेट देखा था, आयरिश डेटा सेट में 3 क्लासेस थे, राइट। कौन कौन से थे? वर्सिकलर, सिटोसा और वर्जिनिका। वर्जिनिका। अब अगर आप देखोगे तो ये डेटा सेट कैसा था, किसने चेक किया, बैलेंस था, इम्बैलेंस था? बैलेंस था सर, ये 50 बैलेंस का मतलब क्या होता है, अब ये चेक कर लेते हैं और आपको मैं बता दूंगा कि बैलेंस का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। ये हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है, बट आज एक्सप्लिसिटली करने वाले हैं सारे कंसेप्ट्स डिस्कस। अब आप वैल्यू काउंट्स डाल के देखोगे, वैल्यू काउंट्स कैसे डालोगे, सिर्फ टारगेट वेरिएबल पे डालोगे। टारगेट वेरिएबल जो भी है आपका, यहाँ पे स्पेसिस था, तो df डॉट स्पेसिस डॉट वैल्यू काउंट्स डालोगे, तो इनका वैल्यू काउंट्स आता है कि वर्सिकलर 50 है, सिटोसा 50 है, वर्जिनिका 50 है, ऐसे 150 टोटल रिकॉर्ड्स है, 50 50 50। अब ये सारे क्लासेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड डेटा। अगर 2 क्लासेस है, 3 क्लासेस है, सबका रेशियो मोर और लेस सिमिलर है, तो बोलेंगे हम बैलेंस डेटा। अगर इनका रेशियो कम ज्यादा है, अगर वर्सी कलर के रिकॉर्ड्स राइट सिर्फ 5 है और बाकी 50-50 है, तो अब ये बन गया इम्बैलेंस डेटा। इम्बैलेंस डेटा सेट हो गया। अब रिकॉर्ड्स होना यानी क्या, कि आपको पता है कि एक सिपल लेंथ होती है, सिपल विड्थ होती है, पिटल लेंथ होती है, पिटल विड्थ होती है, और स्पेसिस होती है। और स्पेसिस में वर्सिकलर है, वर्सिकलर। तो ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, 1 ये वाली, फिर से वर्सिकलर है, फिर से वर्सिकलर है। अब यहाँ पे एक है सिटोसा, तो वर्सिकलर के कितने रिकॉर्ड हो गए, 1 2 3 रिकॉर्ड्स, और इसके सिर्फ 1 रिकॉर्ड, तो ये भी इम्बैलेंस डेटा सेट है, राइट। इसके रिकॉर्ड ज्यादा है, अब इसके कम है, तो ये बन गया अपना इम्बैलेंस डेटा सेट। अब इम्बैलेंस डेटा सेट के कारण होता क्या है और ये क्यों हमें देखने की जरूरत पड़ रही है, कि ये जो डेटा सेट है आपका,
वो बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड है। और बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग डेटा सेट सिर्फ हम क्लासिफिकेशन टास्क के लिए देखते हैं, रिग्रेशन टास्क के लिए। वैसे भी टारगेट वेरिएबल की हर एक वैल्यू अलग अलग होती है, वो देखने की जरूरत नहीं है। बट क्लासिफिकेशन जब भी टास्क आता है तब आप बैलेंस डेटा है कि इम्बैलेंस डेटा है वो चेक कर लेते हो। ये जो पूरा आज का सिनेरियो है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के अराउंड है, क्योंकि रिग्रेशन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी, बट क्लासिफिकेशन में आता है। अब जैसे कोई एक बैंक का कस्टमर है, राइट, या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन है। अब ये एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन या फिर फ्रॉड प्रिडिक्शन। अब ये फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा जनरली होता है बैंक के डेटा में कि जो फ्रॉड हुए हैं कार्ड के साथ वो काफी कम रिकॉर्ड्स होते हैं, और जिनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है वो ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, राइट, उसमें उनमें हमें जो मिलता है डेटा वो V1 V2 V3 इस टाइप का मिलता है। हमें वो पता नहीं चलता कि अंडरनेथ कौन से वेरिएबल वो लोग यूज कर रहे हैं। बट हो सकता है कि कहीं टाइम हो, कौन से टाइम पे उसने कार्ड का यूज किया है, कौन से सिटी में किया है, उसने कार्ड का यूसेज प्रीवियस कौन सी सिटी में किया था, प्रीवियसली कौन से सिटी में, ताकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो थोड़ा सा वो अलार्मिंग है फिर हमारे लिए। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स होंगे, और लास्ट में एक वेरिएबल होगा कि ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप ये फ्रॉडुलेंट है कि नहीं है, फ्रॉड वर्सेस नॉन फ्रॉड। अब यहाँ पे ऐसे कुछ 25-30 वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग, और हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं नॉन फ्रॉड या फ्रॉड है। बट जो ट्रेनिंग का डेटा होता है हमारे लिए, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन काफी कम होते हैं किसी भी बैंक में। अगर ये 50-50 भी हो गए तो फिर तो दिवाला निकल जाएगा बैंक का, कस्टमर्स का, राइट। तो यहाँ पे 50-50 भी नहीं होता है, यहाँ पे काफी कम नॉन फ्रॉडुलेंट ज्यादा होते हैं। वो कितने होते हैं तो लगभग 99% तक होते हैं, और फ्रॉडुलेंट सिर्फ 1% या फिर लेस देन 1% मान के चलो कि होते हैं। और अगर हम एक डमी क्लासिफायर भी बनाते हैं और उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे तो ये अराउंड या मोर देन 99% होगी एक्यूरेसी। क्यों होगी? जैसे एक हमने पिछली बार भी एग्जांपल देखा था, अगर कार्ड से मेरे पास एक डेक है, उसमें कार्ड्स है, राइट, और मैंने पूरे 4 कार्ड, या फिर आप बोल सकते हो कि 10 कार्ड में से 10 कार्ड है मेरे पास, और 10 कार्ड भी मेरे पास 10 में से 9 कार्ड्स किंग के है, राइट, एक कार्ड क्वीन को बिलोंग करता है, और आपके आंख पे ऊपर पट्टी बनी है। अब मैं आपको कार्ड शो कर रहा हूँ, ये 10 कार्ड, और आप हर एक को किंग बोल रहे हो, हर एक को आप किंग बोल रहे हो। तो कितनी परसेंट एक्यूरेसी आई? फिर भी उस केस में 90% एक्यूरेसी आई। एक ही तो गलत हुआ है, बट इसका मतलब यह है कि आपने कुछ एनालिसिस किया है? कुछ नहीं किया है, बस आप बोलते गए हो कि हाँ हाँ यही सारे किंग्स है। उस केस में भी आप 90% सही हो। तो इसलिए ये एक्यूरेसी इवैल्यूएशन मैट्रिक एक तो यूज ही नहीं करना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे फिर आप बोलोगे कि रिकॉल, प्रिसीजन और F1 स्कोर, ये 3 बेहतर मैट्रिक्स है, अलॉन्ग विथ एरिया अंडर प्रिसीजन रिकॉल करो। तो इसको बोलेंगे हम इम्बैलेंस्ड डेटा। उस अब उसको ओवरकम कैसे करना है? तो एक तो ओवरकम करने के लिए आप इवैल्यूएशन मैट्रिक्स चेंज करोगे, यही यूज नहीं करोगे। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हर बार चेंज, मतलब ये एक्यूरेसी यूज नहीं करोगे आप, दूसरा कुछ यूज करोगे। फिर आप करोगे उसकी अंडर सैम्पलिंग, एक मेथड है, राइट, अंडर सैम्पलिंग। मैं अब ये दिखाता हूं आपको फैक्ट, तो आपको ज्यादा वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे
अब हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड का डेटा सेट है। क्रेडिट कार्ड के डेटा सेट में टाइम है और डिफरेंट डिफरेंट ये वेरिएबल्स है, V1 V2 V3 अप टू V28। अमाउंट भी है, उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, और क्लास है, फ्रॉडुलेंट है नॉन फ्रॉडुलेंट है। ये हिस्टोरिकल डेटा होता है। कभी भी हम एनालाइज जब करते हैं, प्रेडिक्ट जब करते हैं, तब उसकी हिस्ट्री जानते हैं। आपके बारे में अगर मेरे को आपका भविष्य आपको बताना है, तो आपका अतीत मालूम होना चाहिए मुझे। वैसा ही है यहाँ पे, आप मॉडल जो बनाते हो तो मॉडल को हिस्टोरिकल डेटा देते हो, हिस्टोरिकल डेटा पे वो सीखता है, और फ्यूचर में फिर अगर इस टाइप रिकॉर्ड मिलता है उसको, तो बोलता है कि अरे हाँ, यहाँ पे तो फ्रॉड होगा, या फिर ये रिकॉर्ड फ्रॉडुलेंट टाइप है। अगर ये फ्रॉडुलेंट रिकॉर्ड आ गया मशीन लर्निंग की प्रिडिक्शन में, तब आप क्विकली मेजरमेंट मेजर्स लोगे, राइट। आप क्या करोगे कि एक उसको बोलोगे कस्टमर्स को कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन लगता है हमें, तो आप क्या करो, आप कंफर्म कर दो इस नंबर पे कॉल करके, मिस कॉल करो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, राइट। या फिर यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ है, या आपने नहीं किया है तो कार्ड को ब्लॉक कर दो, ऐसा एक मैसेज आता है। फिर हो सकता है कि सबको ना आए, और 100-200 को अगर 100-200 अगर खर्चा किया आपने, तब भी वो मैसेज नहीं आता। बट आपने एक हेवी अमाउंट खर्चा की है, या फिर जो रेगुलर सिटी है, मैं पुणे में हूँ, और एक ट्रांजैक्शन 11 बजे का पुणे में हुआ है और 12 बजे का गुवाहाटी में हुआ है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैं पुणे से गुवाहाटी 1 घंटे में जाऊँ। तो इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ तो फ्रॉड हुआ है। वो ऑटोमेटिकली कैप्चर होता है फिर, क्योंकि हमारे पास उस टाइप डेटा है ऑलरेडी, अलग अलग वेरिएबल्स का। तो हमें वो अलर्ट कर देता है, अलर्ट मैकेनिज्म, ताकि फ्यूचर फ्रॉड ना हो हमारे साथ। या फिर अगर ये क्रेडिट कार्ड से हुआ है, तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हम ब्लॉक कर सकते हैं। अगर किसी ने कैश निकाली तो उसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब प्रकाश को ज्यादा पता है, राइट, इस डोमेन के बारे में। बट अगर क्रेडिट कार्ड का है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो उस पेमेंट को ब्लॉक कर दे हम, अनयूजुअल है तो, ताकि ये प्रिडिक्शन मिलने के तुरंत बाद हमें एक मैसेज आ जाएगा। ऐसा कुछ प्रोविजन कर सकते हैं। अलर्ट्स भी दे सकते हैं सर। एक्चुअली अलर्ट, क्रेडिट कार्ड यूसेज के लिए आपका मींस अगर अगर कहीं पे यूज हो रहा है एंड तो आपको वो मैसेज भी जाता है ना, योर क्रेडिट हाँ, कार्ड इज यूटिलाइज्ड हियर समवेयर करके। राइट। और अगर ये फ्रॉडुलेंट नहीं है, तो फिर इसके ऊपर क्लिक करो, वो तो सबको जाता है। बट अगर हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने कुछ दे दिया है, तो उसका पता नहीं है कि उसका मैकेनिज्म कैसे आता है। अगर ये कॉमन वाले मैसेजेस तो सबको, शायद सबको आते हैं, या फिर सबको किसी आती है। किसी को आते हैं जो या फिर अभी आपने आईडी जैसे लाइक। वो सिटी का बोला ना, एक ही कार्ड अगर मल्टीपल सिटीज में सेम टाइम पे स्वाइप हो रहा है तो वो फ्रॉड हो जाएगा। हाँ, वो एक फ्रॉड हो मतलब जाएगा। टाइम टाइम का एनालिसिस कर सकते हैं, राइट, हाँ। कि एक सेम टाइम पे 4 जगह पे अगर वो कार्ड स्वाइप हो रहा है, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हम्म। बट यहाँ पे ऐसा है कि वेरिएबल्स हमें दिखाए नहीं उन्होंने, कि एग्जैक्ट वेरिएबल्स क्या लिए हैं। तो हमें क्या डेटा मिला है कि कुछ वेरिएबल्स है, उनका उन्होंने नाम चेंज किया है, जो भी जिस भी बैंक ने दिया होगा ये डेटा। और राइट। ये स्केलिंग की हुई है वेरिएबल्स के ऊपर, ताकि वेरिएबल्स भी ओरिजिनल हमें पता ना चले एग्जैक्ट क्या है। तो कुछ सम सॉर्ट ऑफ स्केलिंग की गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्टली देखो, ऐसा लगता है कि स्टैंडर्डाइज किया हुआ डेटा है ये। हम्म? और हमारा ये क्लास है। अब क्लास फ्रॉडुलेंट है कि नॉन फ्रॉडुलेंट है, देखो। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा डेटा सेट इम्बैलेंस्ड है? तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया वैल्यू कि काउंट। वैल्यू काउंट्स निकाल के ये पता चलेगा कि क्लास में जीरो कितने हैं, ये पूरे टोटल जीरो कितने हैं, या फिर टोटल वन कितने हैं। अब टोटल जीरो कितने हैं देखो, 2,84,000 है, और वन की संख्या कितनी है, सिर्फ 500 है अराउंड। तो काफी कम है। अगर मेरा मॉडल रैंडमली भी बोलता है, अब यहाँ पे हमने किया है वो भी इम्प्लीमेंट। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ट्रांजैक्शंस का, नॉन फ्रॉडुलेंट ज्यादा है, फ्रॉडुलेंट काफी कम है। तो नॉन फ्रॉडुलेंट कितने हैं देखो, 0.17% है।
अगर डमी भी क्लासिफायर बनाया हमने, जो कि हम बना रहे हैं अभी, तब भी 99.83% एक्यूरेसी होगी उसकी। सॉरी, देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे वो। देखो शुरुआत की स्टेप कौन सी होती है। अब यहाँ पे कोई ईडीए नहीं हो रहा है, कोई एजम्पशंस चेक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो आपको करने हैं, हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए करने हैं, बट आज के लिए वो आउट ऑफ स्कोप है, राइट। तो हर वक्त हम वो नहीं करेंगे। हम सीधा एक्स और वाई को डिफरेंट डिफरेंट सेग्रीगेट करेंगे और मॉडल बनाएंगे बस। बट रियल लाइफ में तो आपको पूरा करना पड़ता है, ईडीए करना पड़ता है, एसडीए करना, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, assumptions चेक, डेटा क्लीनिंग, डेटा रैंगलिंग, और फिर मॉडल बिल्डिंग, देन मॉडल वैलिडेशन, ईच स्टेप वैलिडेशन। मॉडल वैलिडेशन अलग है, बट आपका कोड वैलिडेट भी करना पड़ेगा आपको यूजिंग यूनिट टेस्टिंग, मैनुअल आप चेक करोगे कैसा है, कैसा बन रहा है, मर्जिंग कैसा हो रहा है, वो सब चीज़ें। हर एक सेल के बाद आपको वैलिडेट करना है कि ऊपर वाली सेल में मैंने एग्जैक्टली क्या किया है और एग्जैक्ट क्या चेंज हुआ है। वाई का मतलब वाई प्रिंट वाई करके भी मैं देख लूंगा कि वाई प्रिंट कैसे हो रहा है, वाई में कितने टोटल रिकॉर्ड्स है, हर एक चीज चेक करनी पड़ती है हमें। क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि हाँ मैंने तो कोड यूज किया है, बट वो थोड़ा सा एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता जो आप चाहते हैं, इसलिए वैलिडेट करना काफी जरूरी है। अब एक्स वेरिएबल कैसे तैयार हो रहे हैं, सिर्फ हम ड्रॉप क्लास को ड्रॉप कर रहे हैं, तो एक्स मतलब ये पूरे एक्स वेरिएबल्स, राइट, फ्रॉम v1 टू v28, ये जो पूरे वेरिएबल्स है आज एक्स डिक्लेयर कर रहे हैं हम, सिर्फ क्लास को ड्रॉप कर रहे हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स अलॉन्ग विथ अमाउंट हम इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है, एक्स और वाई के बीच में आप 25% टेस्ट साइज रख रहे हो, 25%, और 75% ट्रेनिंग के लिए रख रहे हो आप डेटा। और फिर आता है अपना एक मॉडल। अब यहाँ पे देखो हमने डमी क्लासिफायर फिट किया है। डमी क्लासिफायर क्या होता है कि डमी क्लासिफायर ये कुछ नहीं करेगा, वो सीखेगा ही नहीं। क्या करेगा, स्ट्रैटेजी हमने उसकी दे दी है, मोस्ट फ्रिक्वेंट, जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंट क्लास है उसको प्रेडिक्ट करते रहो बस, बाकी कुछ दिमाग ही मत लगाओ अपना खुद का। और आप हम फिटिंग कर रहे हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन की। अब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन की फिटिंग क्यों जरूरी है, सिर्फ उसको पता लगने के लिए कि मोस्ट फ्रिक्वेंट क्लास कौन सा है। और फिर आप बोल रहे हो कि ये डमी को क्या करो, आप प्रेडिक्ट करवाने के लिए बोलो एक्स टेस्ट के ऊपर। तो एक्स टेस्ट के ऊपर जब करेगा तो वाई वाई प्रेड मिल जाएगा, ये जो डमी प्रेड है वो वाई प्रेड है वैल्यू, ये कॉलम मिलेगा हमें जो कि क्लास बताएगा मॉडल ने दिया हुआ। अब यहाँ पे देखो टेस्ट स्कोर कितना आया, 99.81, कितना बढ़िया आया। बट मॉडल ने कुछ नहीं किया है, मॉडल ने क्या किया है, जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंट क्लास था उसको प्रेडिक्ट कर दिया। तब भी स्कोर इतना बढ़िया आ गया। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है हमें कि इम्बैलेंस डेटा सेट है तो एक तो एक्यूरेसी यूज नहीं कर सकते, इवन बाकी भी अगर यूज करोगे आप तो हो सकता है कि थोड़ा सा बेटर ही रिजल्ट मिले। प्रिसीजन रिकॉल का भी रिजल्ट एक्यूरेसी का बढ़िया आया तो रिकॉल का भी शायद बढ़िया ही आ जाएगा रिजल्ट। हाँ, हाँ इतना नहीं, बट हम वो भी चेक करेंगे। मुझे 1 मिनट दे दीजिए।
अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है हमने, एज प्रेडिक्टेड आवर एक्यूरेसी स्कोर फॉर क्लासिफाइंग ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट फ्रॉड इज 99.8%. As a dummy classifier predicts only class 0, it is clearly not a good option for our objective of correctly classifying fraudulent transactions. ये तो कोई इसका मतलब ही नहीं बना फिर, अगर डमी वेरिएबल ऐसा कुछ आप बना भी रहे हो। हमें लग रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो बहुत बढ़िया मॉडल बनाया, असल में नहीं होता है। अब यहाँ पे लिनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल फिट करते हैं, अब डमी नहीं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब देखोगे तो काफी एक्यूरेसी बढ़ गई अब, बट फिर भी थोड़ी सी कम है, 99.92 है अब, जो कि पहले 99.81 कुछ अराउंड थी, थोड़ी सी बढ़ गई। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट किया हमने, तो डमी क्लासिफायर से लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छा ही परफॉर्म करेगा। वी कैन सी दैट इट प्रेडिक्टेड 94 इंस्टेंसेस ऑफ क्लास 1। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, 94% ऑफ क्लास 1 उसने करेक्ट मेजर किए हैं। अब कितने टोटल है वो तो देखना पड़ेगा हमें, आप चेक कर लो अभी कि एक टेस्ट में कितने ऐसे इंसिडेंट्स थे, दोज इंसिडेंट्स बिलोंग्स टू क्लास 1, और उसमें से कितने इसने करेक्ट किए हैं। वैसे आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स डालोगे तो वो पता चल ही जाएगा कितने गलत हुए हैं कितने सही हुए हैं। Let's see if we can apply some techniques for dealing with class imbalance to improve these results. अब इससे भी थोड़ी सी बढ़िया बेहतर बनाने हैं, या फिर एटलीस्ट उसको बैलेंस करना है। बैलेंस बनाने के बाद आप बोल सकते हो कि मेरा मॉडल इतना अच्छा बना है। विदाउट बैलेंसिंग हम बोल नहीं सकते कि हमारा मॉडल कितना बेहतर बना है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, अ टेबल शोइंग करेक्ट प्रेडिक्शंस एंड टाइप ऑफ इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस, ये चेक कर सकते हो। प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर हम ले लेंगे एज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इन केस ऑफ इम्बैलेंस डेटा। अब यहाँ पे F1 स्कोर देखो कितना कम आया है, 75% ही आया है F1 स्कोर। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखो मिसक्लासिफिकेशन कितने हुए हैं, 9 और 47 हुए हैं। क्लास 0 के 9, राइट, सॉरी क्लास 0 के 47, क्लास 1 के देखो 9। रिकॉल स्कोर कितना आया है, 64%, ये भी कम ही है। देखो अब पहले एक तो है कि आप इवैल्यूएशन टेक्निक्स चेंज कर लो। अब एक्यूरेसी मत यूज करो, आप यूज करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, रिकॉल, F1 स्कोर, ताकि आपको थोड़ी सी बेटर आइडिया आए। एक ऑप्शन है। अब दूसरा अप्रोच क्या होगा, चेंज द एल्गोरिथम, ये दूसरा अप्रोच है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, थोड़े से बेहतर एल्गोरिथम फिट किए, जैसे रैंडम फॉरेस्ट हो गया, एनसेम्बल टेक्निक्स हमें फिट करनी है। और उसके बाद आप रिजल्ट देखोगे थोड़ा सा बढ़ गया, अब 99.95% हो गया एक्यूरेसी। F1 स्कोर भी देखो थोड़ा सा बढ़ गया, 86 हो गया। अब मिसक्लासिफिकेशन भी देखो काफी कम हो गए, 47 अराउंड थे, राइट। देखो अब ये भी काफी कम हो गए, तो इसका मतलब रिकॉल भी बढ़ गया, 78% आ गया। तो आप थोड़े से एडवांस एल्गोरिथम यूज करो। रैंडम फॉरेस्ट मतलब यूनिवर्सल सॉल्यूशन की तरह है क्या, कहीं पर भी चल जाता है? कहीं पे भी चलता है वो एल्गोरिथम, हाँ उतना बढ़िया है। अब मशीन लर्निंग का कोई प्रोडक्शन में जाता है एल्गोरिथम तो बस यही एक जाता है। अब मैं कल परसों कौस्तुभ से बात कर रहा था, वो बता रहा था कि मैंने अभी तक 3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, और 3 में से शायद 2 बोला या 3 ही बोला, पूरे रैंडम फॉरेस्ट ही हम यूज करते हैं, डीप लर्निंग यूज ही नहीं करते हम।
हाँ, इससे कॉम्पिटिशनल भी कम एक्सपेंसिव और एक्यूरेसी भी ज्यादा लगती थी डीप लर्निंग से भी। राइट। बट अगर आप मेरा पूछोगे तो शुरुआत से दिनों में ही रैंडम फॉरेस्ट मैंने यूज किया है एज ए प्रोडक्शन, बट उसके बाद फिर LSTM हो गया। अब तो मैं खैर कंप्यूटर विजन पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ 1 साल से, और इस साल मैं NLP पे भी काम कर रहा हूँ, जैसे टेक्स्ट समराइजेशन है T5 फ्लैन यूज करके, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, जनरेटिव मॉडल्स। इमेज कैप्शनिंग के लिए Blip 2 हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो अब एल्गोरिदम्स डीप लर्निंग या LLMs यूज कर रहे हैं। सारी जो POCs भी बनाई हमने, वो भी आजकल LLMs ही चल रहा है। फिर पुरानी सिस्टम रिटायर कर देते हैं हम और नया मॉडल इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट हाँ, हाँ, वो जो बट रैंडम फॉरेस्ट काफी अच्छा एल्गोरिदम है। XGBoost भी है, बट XGBoost होता क्या है, XGBoost के केस में ट्रेनिंग के ऊपर वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, टेस्टिंग के ऊपर थोड़ा सा कम देता है, तो ओवरफिट का प्रॉब्लम आता है वहां पे। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आता। अब यहाँ पे भी हमने ट्रेन के ऊपर नहीं फिट किया। एक्चुअली वो करना चाहिए, ट्रेन के ऊपर भी करना चाहिए, टेस्ट के ऊपर भी करना चाहिए, तभी हमें वो पता चलता है कि अंडर फिट हो रहा है, ओवर फिट हो रहा है, बैलेंस्ड है रिजल्ट्स। अब यहाँ पे देखो अच्छा रिजल्ट आ गया। तो दूसरी क्या टेक्निक है, एल्गोरिदम्स चेंज करो। अब तीसरी क्या टेक्निक है, सॉर्ट ऑफ रिसैम्पलिंग टेक्निक से यूज करो। अब रिसैम्पलिंग टेक्निक्स दो प्रकार की होती है मेनली। एक तो अंडर सैम्पलिंग होती है, दूसरी ओवर सैम्पलिंग होती है। ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, जो मेजॉरिटी डेटा है, देखो मेजॉरिटी डेटा का काफी हम निकाल देते हैं, और जो चंक्स में यहाँ पे जो डेटा है उसका एक चंक ले लिया, यहाँ से एक चंक ले लिया, यहाँ से ऐसे करके चंक्स में डेटा ले लिया, और ये डेटा मैच किए हमने। इस ये वाला और ये वाला मैचिंग डेटा है। इसमें 500 रिकॉर्ड है तो इसमें भी 500 ही रिकॉर्ड्स होंगे। मतलब फ्रॉडुलेंट केसेस 500 है हमारे पास, तो नॉन फ्रॉडुलेंट भी 500 ही होंगे। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि ये डेटा लॉस हो रहा है यहाँ पे इस केस में हमारा, तो 500 और 500 1000 ही हो गए फिर तो। कभी कभी ऐसा होता है कि काफी एक्यूरेसी गिर जाती है उसके उस वजह से। राइट। और दूसरा होता है ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग क्या है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है डेटा की। माइनॉरिटी डेटा जो भी है, 500 सैंपल्स है ना अपने पास, तो 500 को इतनी बार कॉपी करो कि वो मेजॉरिटी डेटा से मैच हो जाए। मतलब 500 के सैंपल्स 2,84,000 कर दो आप, 2,84,000 जो इसके सैंपल्स थे, राइट। इसके भी उतने ही करो। अब डेटा जो बढ़ेगा वो 500 तक जाएगा। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है रियल लाइफ में, अगर आप ट्री बेस्ड एल्गोरिदम कौन सा भी यूज कर रहे हो, तो ट्री बेस्ड में हमें पता है कि एक पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, एक डेटा पॉइंट आता है तो इस टाइप एक स्ट्रक्चर बनता है उसका ऑलरेडी। अगर आप सेम भी डेटा पॉइंट लाख बार भी भेजोगे, तब भी वो सेम वे में ऐसे ऐसे करके वो, अगर ये सेग्रीगेट हो जाएगा, कुछ वैल्यू एडिशन ही नहीं हो रहा है। फिर रैंडम फॉरेस्ट आपने ले लिया और आपने कॉपी पेस्ट डेटा किया, तो ये हर बार वो डेटा पॉइंट आएगा, और हर बार आप क्या कर रहे हो कि सेम वे में ये क्या कर रहा है, उसको सेग्रीगेट कर रहा है सेम वे में। और एक बार आया वही डेटा पॉइंट, तो एक बार उसने लर्न किया है तो हर बार वो सेम फैशन में उसको यहीं पे डालेगा, तो कोई मतलब ही नहीं बना फिर कि इतनी कॉपी पेस्ट करने का। तो ट्री बेस्ड के केस में वो काम नहीं करेगा अच्छा, इवन कॉन्सेप्ट केस में काम नहीं करता वो अच्छा। ट्री बेस्ड ही नहीं, आप प्रोबेबिलिस्टिक भी मॉडल यूज करोगे, आप मैथमेटिकल मॉडल यूज करोगे, जैसे लीनियर रिग्रेशन है, सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उस केस में भी वो काम नहीं करता अच्छा। ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग दोनों काम नहीं करती, बट पुरानी टेक्निक्स है,
आपको पता होनी चाहिए, तो हम इसलिए सीख भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ओवर सैम्पलिंग कैसे की जाती है, अंडर सैम्पलिंग कैसे की जाती है। तो sklearn utils में एक फंक्शन आता है रीसैम्पल बोल के। तो यहाँ पे ये यहाँ तक तो कॉमन है, बस यहाँ पे एक कोड है। नॉन फ्रॉडुलेंट सेपरेट माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी क्लासेस कर दिया हमने सेपरेट। एक्स क्लास इक्वल्स टू 0 और फ्रॉड एक्स क्लास एक्स डॉट क्लास इक्वल्स टू 1। तो फ्रॉड और नॉन फ्रॉड के अलग अलग किए। फिर क्या किया, अप सैंपल किया। किसको किया, फ्रॉड को किया, फ्रॉड डेटा को क्या किया, अप सैंपल किया। रिप्लेस ट्रू, सैंपल विथ रिप्लेसमेंट है ये, मतलब उसी को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और जो पुराना रिकॉर्ड है वो वहीं पे है, रिप्लेस कर रहे हैं हम। रिप्लेस ट्रू, सैंपल विथ रिप्लेसमेंट। और n सैंपल्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉन फ्रॉड। नॉन फ्रॉड की जितनी भी है लेंथ, उतने नंबर ऑफ सैंपल्स होने चाहिए। रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 27। और सिर्फ हम उसको अब कॉन्कैटिनेट करेंगे आप सैंपल्ड बोल के डेटा को। तो दोनों क्लास अब सेम हो गए। यहाँ पे 2 लाख 2 लाख 4 लाख डेटा हो गया। आप यहाँ पे ये पैरामीटर ट्विक करके देखो, रैंडम स्टेट भी 0 करके देखो, ताकि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स आए। हर बार वो सेम वे में कॉपी पेस्ट करे डेटा को, या फिर कौन सा भी एक नंबर दे दो स्टेबल। तो अब हम और एक एल्गोरिदम ट्राई करेंगे इस डेटा के ऊपर। अब यहाँ पे तो बैलेंसिंग हो गई, 50-50% है अब रिकॉर्ड्स। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन और एक्स ट्रेन देखो यहाँ पे अप सैंपल डॉट क्लास और अप सैंपल, ये जो डेटा है फाइनल डेटा हमारा, वो एक्स और वाई को हमने सेपरेट किया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिल्ड किया हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को। और जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम एक्स टेस्ट के ऊपर कर रहे हैं, जो एक्स टेस्ट हमारा यहाँ पे नहीं था। अब सैंपल से सिर्फ हम ट्रेनिंग का डेटा लेते हैं कभी भी, टेस्टिंग का डेटा तो ओरिजिनल ही डेटा रहता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्स जो प्रेडिक्ट किया है हमने वो एक्स टेस्ट के ऊपर किया है। अब एक्स टेस्ट क्या है, ऊपर वाला ही है। यहाँ पे हमने एक्स टेस्ट नहीं किया है, देखो एक्स टेस्ट को अलग नहीं किया है। अब सैंपल से नहीं किया है, वो एक्स टेस्ट लिया नहीं है हमने। अब सैंपल से सिर्फ ट्रेनिंग का डेटा लेते हैं हम, टेस्टिंग का डेटा नहीं लेते। जो 20% डेटा है टेस्टिंग का, राइट। क्योंकि ये ओरिजिनली रखते हैं हम, इसको चेंज नहीं करेंगे। प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। अब ये प्रेडिक्शन के बाद ये देखो यहाँ पे 98% उसकी एक्यूरेसी है। ये फोन स्कोर काफी कम है, 14% है सिर्फ। यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन काफी ज्यादा है, बट रिकॉल ज्यादा है 87%। क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव कम है इसलिए ये ज्यादा है, ये नंबर कम है इसलिए ये ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि रिकॉल फोकसेस ऑन पिनलाइजिंग पॉजिटिव्स, राइट। ये हमें पता है, ये पिनलाइज पॉजिटिव को करता है, फॉल्स पॉजिटिव को। इसलिए फॉल्स पॉजिटिव कम है तो ये इसका रिजल्ट अच्छा आया है, बाकी कुछ नहीं। अगर ये वाले गलत होते तो इसका स्कोर कम हो जाता रिकॉल का। बट ये F1 स्कोर बैलेंस्ड है, जो कि प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन है वो। अगर आप ये देखोगे तो काफी कम आया है। तो इसलिए ये मेथड तो है, बट ये काफी एक्यूरेट मेथड नहीं है। तो रियल टाइम में हम ये मेथड यूज नहीं करते। अगर आप बोलोगे कि यूज करते हैं कि नहीं, तो नहीं करते यूज। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने कौन सी यूज की थी। अब एक तो मैंने DNN बनाया था, डीप न्यूरल नेटवर्क। और डीप न्यूरल नेटवर्क में एक पैरामीटर होता है
क्लास वेट इक्वल्स टू बैलेंस्ड, बस उतना ही मैंने यूज किया था उस वक्त। बाकी कॉपी पेस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं था कि 2 ही क्लासेस है, वहां पे 104 या 103 क्लासेस थे, और 1-2 क्लास तो ऐसी थी कि सिर्फ एक एक क्लास तो ऐसा था कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था उसका, अब वो ट्रेनिंग में भेजे या टेस्टिंग में भेजे। और अगर रैंडम सेग्रीगेट करते हो उसको, रैंडम स्टेट देके, तो वो तो कहीं पे भी जा सकता है, फिर ट्रेनिंग में हो सकता है कि वो ना आए, सीधा टेस्टिंग में दिखाई दे, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग ही नहीं होगी फिर। अब ऐसी चैलेंजेस आएगी आपको भी जब आप रियल टाइम काम करोगे। एक आध क्लास का ऐसा हो सकता है कि एक ही एग्जांपल हो उस डेटा सेट में, पूरे डेटा सेट में। अब तब क्या करोगे आप? तब आप क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हो, यूज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ये हम कल देखेंगे, मतलब कि अगले लेक्चर में देखेंगे क्रॉस वैलिडेशन। ताकि वो डेटा पॉइंट और पूरा पूरा डेटा लेंगे आप। इस बार क्या करेंगे, ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट करेंगे ही नहीं, हम पूरा डेटा एज अ ट्रेन लेंगे, उसमें क्रॉस वैलिडेशन करेंगे। ट्रेन डेटा मतलब एंटायर डेटा है अब आपका, और यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन करो सम फोल्ड, 5 फोल्ड। तो एक फोल्ड हमेशा टेस्टिंग के लिए, इंटरनल वैलिडेशन के लिए रहेगा, और उस पर आपको एक्यूरेसी वैसे भी आने वाली है, तो आपको इवेल्युएट करना पॉसिबल है। यहाँ पे हम ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट क्यों करते हैं, ताकि इवेल्युएशन अच्छा, मतलब आपको एटलीस्ट इवेल्युएट, हम इवेल्युएट कर सके, राइट। हमें पता चले कि हमारा मॉडल कितना बेहतर बना है, कितना बुरा बना है, इसलिए हम टेस्ट डेटा को अलग रखते हैं। बट आपके पास कुछ इस टाइप डेटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस वैलिडेशन में इसको ले सकते हैं, ताकि अब यहाँ पे ये टेस्ट डेटा टाइप काम करेगा, अब ये वैलिडेशन सेट, और इसके ऊपर रिजल्ट आ जाएगा 98% एक्यूरेसी। फिर दूसरे राउंड में क्या होगा, दूसरे इपॉक में ये वाला बन जाएगा आपका टेस्ट डेटा, वैलिडेशन डेटा, इसके ऊपर, और इसके बाकी जो डेटा सेट है उसके ऊपर ट्रेनिंग हो जाएगी। अब ये कल देखेंगे वैसे भी डिटेल में। और यहाँ पे एक एक्यूरेसी आएगी 97.9%, थोड़ी सी कम इससे। तो इस टाइप वो हर एक के ऊपर एक्यूरेसी दिखाता है हमें, और मीन एक्यूरेसी भी हम निकाल सकते हैं उसके पाची डेटा सेट के ऊपर आई हुई। तो एक वे है, तो ये वे मैंने पर्सनली इंप्लीमेंट किया था उस वक्त। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि सही अप्रोच है या गलत अप्रोच, आपका अप्रोच लॉजिकल होना चाहिए, सामने वाले को वो थोड़ा सा लॉजिकल दिखना चाहिए, बस। फिर सर ये अगर हम ये सीबी करते क्रॉस वैलिडेशन, तो फिर हमेशा ही वो तो उस पर टेस्ट का नहीं लेता हूँ, टेस्ट ऑलरेडी हो ही रहा उसमें। यहाँ पे हो ही रहा है, राइट, टेस्ट हो ही रहा है। कभी नहीं करते होंगे फिर? नहीं नहीं, करते हैं वैसे तो, ट्रेन टेस्ट ही करते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा फिर, इंटरनली वो करता है, तो इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करते लोग कभी कभी, क्योंकि वो इंटरनली रखता तो है, बट फिर से वो ट्रेन हो रहा है दूसरे इटरेशन में यहाँ से। अब इसको भी, इसका भी सेम ही है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जैसा ही इसको यूज कर सकते हैं हम, बट वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। बोला जाता है कि नहीं नहीं, आप टेस्ट अलग ही निकालो, कभी भी मत दिखाओ मॉडल को आपका टेस्ट डेटा, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे आते हैं, या फिर हमारा मॉडल कैसा बिहेव कर रहा है, एक्यूरेटली पता चल जाएगा। बट यहाँ पे भी पता चल ही जाता है। तो आप, मैं तो बोलता हूँ हाँ, अगर चाहोगे तो, और ये यही प्रैक्टिकल अप्रोच है एक्चुअली। अगर देखा जाए ना, वो ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट करना ही नहीं चाहिए। अब क्यों करना नहीं चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता है कि मेरे पास अगर 7 लाख रिकॉर्ड्स हैं ट्रेनिंग के, मतलब पूरे जो मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा है वो 7 लाख का है। अब मैंने यहाँ पे जो ट्रेन कर रहा हूँ मैं मॉडल, वो 20% टेस्ट डेटा बाजू निकाल के, मान के चलो कि 6 लाख के ऊपर ट्रेन कर रहा हूँ, तो इतने कम पे क्यों मैं मॉडल बनाऊं मेरा फाइनल। मेरा मॉडल अगर मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा सेट के ऊपर बना रहा हूँ, तो बेहतर बनेगा मेरा मॉडल, राइट। तो प्रोडक्शन में डाले, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप करो, ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट कर दो, मैं नहीं रोकूंगा। बट जहां पे आप मॉडल की प्रोडक्शन में डालने की बारी आती है जब, तब पूरे डेटा के ऊपर ही ट्रेन करो बाय विथ क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक।
ताकि आपको यहाँ पे भी एरर्स पता चले कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से आपको यहाँ पे भी एक्यूरेसी चेक करो, यहाँ की एक एक्यूरेसी चेक करो, आप इन दोनों केस की एक्यूरेसी चेक करो, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जी थोड़ी सी बढ़ गई है डेटा ज़्यादा होने के कारण, या फिर एटलीस्ट सेम है, बट ज़्यादा डेटा के ऊपर अगर ट्रेन करोगे आप तो आपका मॉडल ज़्यादा जनरलाइज कर देगा, जनरलाइज्ड होगा, राइट। तो जितना ज़्यादा डेटा है उतना तो हमारे लिए बेहतर है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको। बट ये डिपेंड करता है फिर से कि एक्यूरेसी किस केस में ज़्यादा आ रही है, वो फाइनली आपको आप डिसाइड करो। बट 99.99% केसेस में इसी के ऊपर एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। तो कर सकते हो आप यही टेक्निक यूज। फाइनल मॉडल के लिए बता रहा हूँ मैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तब आप ट्रेनिंग टेस्टिंग अलग अलग निकालो, एक एक्सपेरिमेंट उसका करो, फिर बाद में एक CV वाला एक्सपेरिमेंट करो जहाँ पे आपने पूरा डेटा लिया है, टेस्ट का डेटा ही नहीं रखा आपके सेट में। आप फिट कर रहे हो मॉडल सीधा X के ऊपर, X ट्रेन और Y ट्रेन के ऊपर नहीं, X के ऊपर और Y के ऊपर सीधा मॉडल डॉट फिट X, Y, यहाँ पे डॉट फिट X ट्रेन नहीं, Y सिर्फ, और क्रॉस वैलिडेशन लगाओ। चलो अब अगला देख लेते हैं हम, अंडर सैम्पलिंग मेजॉरिटी क्लास। अब अंडर सैम्पलिंग मेजॉरिटी क्लास को क्या करो, थोड़ा सा घटाओ। तो हम और एक मेथड है उसकी, वो है टोमिक लिंक्स को हटाओ। अब टोमिक लिंक्स होती क्या है, जहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्लास देखो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है थोड़े से, यहाँ पे है मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स इस वाले रीजन, ऑरेंज वाले रीजन में आ गए हैं। तो टोमिक लिंक्स ऐसी लिंक्स होती है, एक माइनॉरिटी डेटा होता है, एक मेजॉरिटी वाला डेटा होता है। तो यहाँ पे क्या करते हो, आप मेजॉरिटी वाले को हटा देते हो, ये ब्लू वाले को हटा दोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, फिर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी अलग अलग हो जाएगा क्लास, इस टाइप दिखेगा आपको फाइनल फिगर। तो बाय यूजिंग टोमिक लिंक्स बोलते हैं हम उसको। टोमिक लिंक्स आर द पेयर्स ऑफ वेरी क्लोज इंस्टेंसेस बट ऑफ अपोजिट क्लासेस, ये पेयर्स होती है। Removing the instances of the majority class of each pair increases the space between two classes, facilitating the classification process. अब ये अलग अलग हम कर सकते हैं क्लासेस को, यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्लासेस अलग अलग हो जाएंगे। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, नॉन फ्रॉडुलेंट डाउन सैम्पल्ड इक्वल टू रीसैम्पल, क्या करो रीसैम्पल किसको करो, नॉट फ्रॉडुलेंट को करो, रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स किया है यहाँ पे तो ट्रू करो, थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे। अब रिप्लेसमेंट फॉल्स कर दिया हमने तो रिप्लेस नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस वजह से काफी कम है डेटा, बट आप ट्रू कर दो तो ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल्स, लेंथ ऑफ फ्रॉड जितने करो, और रैंडम स्टेट 27 कर दो। अभी एग्जैक्टली भी मैच नहीं करते क्योंकि टोमिक लिंक्स निकल रही है उनमें से, तो इसलिए होता क्या है, और ये रिप्लेसमेंट भी फॉल्स हो रहा है यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट नंबर मैच नहीं होता, 500 नहीं आते, थोड़े से कम आते हैं, वो भी आपको वैलिडेट करने हैं। तो ये यहाँ पे ट्विक करो पैरामीटर्स अलग अलग, तो आपको पता चल जाएगा कैसे यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और फिर डाउन सैंपल पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट करो, तो उसका एक्यूरेसी तो अच्छा आ रहा है, F1 स्कोर काफ़ी बुरा हालत है F1 स्कोर की, राइट। और यहाँ पे मिसक्लासिफिकेशन भी ज़्यादा है, बट रिकॉल अच्छा है क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव कम है, फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा है। अब आता है लास्ट, जनरेट सिंथेटिक सैंपल्स। अब एक ये अच्छी है टेक्निक, वैसे स्मूथ टेक्निक, और यही प्रोडक्शन में यूज करते काफ़ी लोग। अभी तक जो हमने पढ़ा है
डाउन सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग, वो हम यूज ही नहीं करते। उससे भी एडवांस टेक्निक अभी आई हुई है, जनरेट सिंथेटिक सैंपल्स, स्मोट टेक्निक। सो स्मोट का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक is a popular algorithm to create synthetic observations of minority class. SMOT technique क्या है? SMOT works by randomly picking a point from minority class and computing the k nearest neighbors for this point. The synthetic points are added between the chosen point and its neighbors. अब ये सिंथेटिक पॉइंट्स कैलकुलेट कैसे होता है या फिर बनाया कैसा जाता है? देखो, अब यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा सेट है शुरुआत में। अब हम क्या कर रहे हैं कि माइनॉरिटी क्लास को एज ए इनपुट वेक्टर ले रहे हैं। माइनॉरिटी क्लास को एज ए इनपुट वेक्टर ले लिया हमने इस वाले को। अब क्या करते हैं हम? इसके के नियरेस्ट नेबर्स फाइंड आउट करते हैं सबके। यहाँ ये वाले से इस वाले तक अंतर कितना है, डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करके माइनॉरिटी डेटा रीजन में पॉइंट ऐड करते जाएंगे। Choose one of these neighbors and place a synthetic point anywhere on the line joining the point under consideration and its chosen neighbor. तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरे डिस्टेंस हमें पता लगते हैं के नियरेस्ट नेबर्स यूज करके। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको क्या करो, इक्विडिस्टेंट पॉइंट के ऊपर, लगभग इक्विडिस्टेंट पॉइंट के ऊपर आप कहीं पे भी प्लेस कर दो नए डेटा पॉइंट को, ताकि ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा। अब हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या उसी डेटा पॉइंट को? इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक नया अलग डेटा पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं माइनॉरिटी डेटा रीजन में। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, जहां जहां जगह है वहां वहां हम पॉइंट ऐड करते जाएंगे, जितने भी पॉइंट लगते हैं हमें। तो एक काइंड ऑफ नया रिकॉर्ड ही हम ऐड कर रहे हैं, सिंथेटिक रिकॉर्ड्स, आर्टिफिशियल रिकॉर्ड्स। और ये सब होता है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। टेस्टिंग का डेटा अनटच्ड रहता है, टेस्टिंग को छूना नहीं है आपको। टेस्टिंग डेटा को जो भी टेक्निक्स यूज करनी हो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही करनी है। टेस्टिंग डायरेक्टली आप लो एक्स टेस्ट डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट और फिर उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो भी है निकालो। बट ये सारी टेक्निक्स सिर्फ ट्रेन के ऊपर फिट करोगे आप, क्योंकि ट्रेनिंग अच्छी देनी है ताकि हमारा मॉडल जनरलाइज कर सके। अब यहाँ पे देखो, स्मोट कहाँ से आता है? इम्बैलेंस्ड लर्न डॉट ओवर सैम्पलिंग। ये काइंड ऑफ ओवर सैम्पलिंग ही है। माइनॉरिटी डेटा को हम बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अब सैम्पलिंग ही हो रही है, बट थोड़ा सा वे अलग है। स्मोट यूज कर रहे हैं हम, सिंथेटिकली डेटा पॉइंट जनरेट करते हैं। यहाँ पे देखो एक मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं हम, एसएम इक्वल्स टू स्मोट का। इसको भी मॉडल ही बोलते हैं। एक मॉडल यूज कर रहे हैं हम, स्मोट एक टेक्निक यूज कर रहे हैं। इस टेक्निक को भी कभी कभी जैसे स्केलर्स है, राइट, रोबर्ट स्केलर, मिनमैक्स स्केलर, उनको सेव करना पड़ता है हमें पिकल फॉर्मेट में। तो ये स्मोट को भी सेव कर लेंगे हम पिकल फॉर्मेट में एक बार एसएम को ट्रेनिंग देने के बाद। अब यहाँ पे देखो, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर इसको फिट किया है। इसको सब एक्स के ऊपर किया है क्या फिट? नहीं किया है। सब वाई के ऊपर नहीं किया है, सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर किया है। तो एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन इक्वल टू एसएम डॉट फिट रीसैंपल। फिटिंग करो, रिसैंपल करो डेटा को किसके ऊपर? एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के बीच में आप क्या करो, डेटा पॉइंट्स बनाओ। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों दे रहे हैं, यहाँ पे तो दोनों आ जाएंगे। अब एक बार एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हमें मिल गए फिट रिसैंपल करके, तो फिर आप क्या करो, नॉर्मली हम कोई भी एक एल्गोरिथम चूज करते हैं और वो फिट करते हैं फिर नए इस डेटा के ऊपर। अब इसका नाम भी कभी कभी हम अलग देते हैं, एक्स ट्रेन स्मोट, वाई ट्रेन स्मोट, ऐसा करके देते हैं।
ये यही नाम नहीं रखते इसका ओरिजिनल वाला, बट यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये वाला है आप डेटा, राइट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और फिर स्मोट लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसा कुछ लिखना चाहिए, ये भी गलत लिखा है, स्मोट नहीं है ये मॉडल, राइट, एलआर मॉडल है, एलआर विथ स्मोट है, तो एलआर अंडरस्कोर स्मोट लिखना चाहिए, या फिर सिर्फ एलआर ही लिखना चाहिए। तो एलआर डॉट प्रेडिक्ट क्या करो आप, एक टेस्ट को करो। अब एक टेस्ट के ऊपर हमने स्मोट टेक्निक यूज की क्या, नहीं की, ट्रेंड के ऊपर ही की है, टेस्ट अनटच्ड है बस। बाकी आप क्या करो देखो, यहाँ पे रिकॉल काफी ज्यादा है, फिर भी मिस क्लासिफिकेशन है ही, यहाँ पे भी है। अब बट F1 स्कोर आप देखोगे तो थोड़ा सा बढ़ गया है अब बाकी केस में अगर आप देखोगे F1 स्कोर तो देखो यहाँ पे 11% था, अब एटलीस्ट 21 तक गया है। सर जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, अभी F1 स्कोर कम होना अच्छा होता है right? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा होना अच्छा होता है, हार्मोनिक मीन है वो, तो मिस क्लासिफिकेशन ज्यादा है देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब प्रिसीजन कम है। टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर ही है ना ये मिस क्लासिफिकेशन? टाइप 1 और टाइप जी 2 एरर्स है, राइट। तो और F1 स्कोर F1 तो स्कोर एरर भाई ये प्रिसीजन और रिकॉल का मीन होता है, रिकॉल तो अच्छा आ रहा है बट प्रिसीजन कम है, देखो यहाँ पे इतने मिस क्लासिफिकेशन हुए हैं 821। तो इसलिए ये इसका जो मीन है वो काफी कम आ रहा है। तो इसका क्या करो, यहाँ पे हमने नहीं चेक किया वो प्रिसीजन, बट आप प्रिसीजन एक बार डाल के देखो, उससे भी पता चल जाएगा आपको कि प्रिसीजन काफी कम है। प्रिसीजन बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ फिर से जुगाड़ करना पड़ेगा। अब इस टाइप डेटा ही ऐसे होते हैं कि थोड़े से वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम हमें यूज करने पड़ते हैं, या फिर डीप लर्निंग मेथड्स यूज करनी पड़ती है सीधा सीधा इस केस में, ताकि हाई लेवल ऑफ फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स, जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स कैप्चर नहीं कर सकते हाई लेवल फीचर्स। हाई लेवल फीचर्स का मतलब क्या है, शायद मैंने पहले ही दिन बताया था आपको। अब जैसे एक पुणे का एरिया है, राइट, बानेर, एक दूसरा एरिया है राइट, शिवाजी नगर। तो यहाँ पे देखोगे तो शिवाजी नगर की प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, बानेर की थोड़ी सी कम है। अगर मान चलो एग्जांपल लेते हैं, राइट, वैसे तो सिमिलर ही है बट या फिर बानेर की जगह पे वाकड़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। अब यहाँ 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 की तो कम है, राइट, यहाँ की ज़्यादा है प्राइसिंग, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। तो पहली बार मैंने एक एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे क्या किसका एग्जांपल था वो, यहाँ पे अगर मान के चलो कि यहाँ कुछ हाउसेस है, अब यहाँ पे हाउसेस है तो हमारा मॉडल इस लोकेलिटी को एक कम कॉस्ट वाला बताता है रीजन। तो ओवरऑल एक मशीन लर्निंग का मॉडल जो प्रिडिक्ट करता है और लोकेशन वाकर टाकते हैं हम, तब ये क्या कर रहा है, ये ओवरऑल डेटा पॉइंट्स को ही कम वेटेज दे रहा है, और उसकी जो कॉस्ट है वो कम दिखाई दे रही है हमें, कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम दिखाई दे रही है, और यहाँ की ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब हाई लेवल फीचर्स मतलब क्या, डिस्पाइट बीइंग हाउस इन शिवाजी नगर, तो यहाँ पे एक हाउस है बट ये इसकी प्राइस कम है, तो इसको हमारे मॉडल को पता चल जाता है कि सॉरी यहाँ पे एक हाउस है, उस वजह से इन तीनों की भी प्राइस कम है। तो हो सकता है कि ये हॉन्टेड हाउस है, वो कुछ है यहाँ पे जिसके कारण ये कम है, तो इतना माइन्यूट फीचर भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो इसी को बोलेंगे हम हाई लेवल फीचर एक्सट्रैक्शन। तो छोटे छोटे फीचर्स को भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है डीप न्यूरल नेटवर्क।
तो इसलिए ये यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो डीप न्यूरल, डीएनएन, एएनएन न्यूरल नेटवर्क्स अच्छा परफॉर्म करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल से भी बेहतर। फिर और क्या वे है, तो और एक वे है कि टू पिनलाइज एल्गोरिदम्स, पिनलाइज एल्गोरिदम या फिर कॉस्ट सेंसिटिव ट्रेनिंग देना एल्गोरिदम को। कॉस्ट सेंसिटिव क्या होती है, कुछ नहीं, यहाँ पे एक पैरामीटर होता है, आर्गुमेंट पास करते हैं हम, क्लास वेट इक्वल्स टू बैलेंस्ड। अब सब में पास कर सकते हो क्या, नहीं, जिनमें भी ये फैसिलिटी दी गई है आप चेक कर लो, और हमें पता है कि ये पैरामीटर हम ऐड कर सकते हैं, तभी आपको पैरामीटर ऐड करना है, नहीं तो फिर ऊपर वाली टेक्निक जो भी आपके पास है वो आपको फाइनलाइज करनी पड़ेगी। बट जनरली हम ऐसे ही एल्गोरिदम चूज करते हैं जहाँ पे क्लास वेट इक्वल्स टू बैलेंस्ड है, और सारे जो एडवांस एल्गोरिदम्स है इंक्लूडिंग डीएनएन, एएनएन, वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो पिनलाइज करते हैं हम, पिनलाइज क्या करते हैं, मेजॉरिटी क्लास को पिनलाइज करते हैं और बैलेंस करते हैं क्लास को। एक आध फॉर्मूला ऐसा होता है कि उसको पिनलाइज करेंगे हम, उन वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को, तो उनका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा मेजॉरिटी क्लास का। अब यहाँ पे देखो एक क्लास वेट बैलेंस्ड करके लिखा है हमने, बस इतना ही ऐड करेंगे उसमें। देखो, यू कैन सिंपली अचीव अ रिकॉल ऑफ 100% बाय क्लासिफाइंग एवरीथिंग एज अ पॉजिटिव क्लास। अगर सब क्लासेस पॉजिटिव भी डिक्लेयर किए तब भी हमारा रिकॉल अच्छा होता है, रिकॉल अच्छा आता है, ताकि ये फॉल्स पॉजिटिव को पिनलाइज करता है सिर्फ रिकॉल, इसलिए रिकॉल ज्यादा था हमारे केस में भी। आई यूजुअली सजेस्ट यूजिंग एयूसी फॉर सेलेक्टिंग पैरामीटर्स, तो इसलिए ये बोलते हैं कि एयूसी पीआरसी या फिर एयूसी आरओसी करो, यूज करो एज ए इवैल्यूएशन टेक्निक, या फिर F1 स्कोर यूज करो। For how class weight works, it penalizes mistake in samples of class 1 with class weight class I with class weight I instead of 1. So higher class weight means you want to put more emphasis on a class. For what you say, it seems class 0 is 19 times more frequent than class 1. So you should increase the class weight of class 1 relative to class 0. Say 0 as to colon 0.1, 1 as to 0.9. If the class weight doesn't sum to 1, it will basically change the regularization parameter. क्लास वेट ऑटो एक होता है, जो कि ऑटो नॉर्मल केस में होता है, ऑटो मतलब सबका वेट समान, और दूसरा होता है बैलेंस्ड। देखो यहाँ पे हर स्ट्रोक 0 और 1, क्लास वेट का फॉर्मूला में दिखाना चाहता था, तो इस टाइप कुछ फॉर्मूला वो यूज होता है इंटरनली। WJ इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस इनटू नंबर ऑफ सैंपल्स। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 2-3 लाख जितने भी है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, राइट।
डिवाइडेड बाय n क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस कितने 2 है हमारे केस में, क्रेडिट कार्ड फ्रॉडुलेंट नॉन फ्रॉडुलेंट, और नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ सैंपल्स फिर से। तो इस टाइप वो क्लास को पिनलाइज करता है एक आध क्लास को। और हर स्ट्रोक एग्जांपल्स, अब यहाँ पे हर स्ट्रोक का एग्जांपल्स है। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने 43,000 है, नंबर ऑफ क्लासेस 2 है 0 एंड 1, नंबर ऑफ सैंपल 0 के कितने हैं 42,600, और सैंपल 1 के कितने हैं सिर्फ 783। तो वेट फॉर क्लास 0 कितना होगा वेट, तो यहाँ पे एक वेट ऐड हो गया है, देखो 0 का वेट तो काफी कम है 0.5 है, और वेट फॉर क्लास 1 देखो कितना कितना ज्यादा है 27.713 है, तो वेट काफी बढ़ गया है अब। तो ये वेट बनने के बाद लॉग लॉस में सिर्फ वो वेट मल्टीप्लाई करते रहो, ऐड करते रहो। तो यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं। वेट और बायस हमें पता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन देता है क्या, क्लास वेट इक्वल्स टू बैलेंस देता है। रैंडम फॉरेस्ट भी शायद देता है, वो आप चेक कर लो, या फिर मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो ऐसे। क्लास 0 का कितना वेटेज देना है, क्लास 0 को 1 को कितना वेटेज देना है, देखो यहाँ पे उन्होंने मैन्युअली ऐड किया है। और उनकी सम 1 आनी चाहिए फिर क्लास वेट, ताकि वो बैलेंस्ड मतलब 100% वेटेज हो, राइट, दोनों क्लास का मिला के। सिर्फ आपको कम ज्यादा करना है वेटेज। तो आज एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, आज जो भी पढ़ा है हमने आज के लेक्चर से क्वेश्चन तैयार क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय स्मूथ टेक्निक, SMOTE स्मूथ टेक्निक। तो इन स्मूथ टेक्निक वी क्रिएट we generally right oversample the data, oversample the minority data. We create new synthetic samples in minority data region with the help of k nearest neighbors approach। बस ये 2 सेंटेंस आपको बता देने इंटरव्यूअर को, दैट्स इट। और दूसरा एक क्वेश्चन तैयार होता है, वो ये है कि हाउ टू बैलेंस या फिर हाउ टू how to overcome imbalanced data set situation। अगर इम्बैलेंस डेटा सेट है हमारा तो आप कौन सी टेक्निक्स यूज करोगे। एक 2 सिर्फ क्वेश्चंस तैयार होंगे इससे। बाकी और भी मेथड्स है, काफी ज्यादा मेथड्स है। अब वो कौन सी मेथड्स है तो एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। अब अंडर सैम्पलिंग में भी और एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं क्लस्टर सेंट्रॉइड्स। उसमें क्या करते हैं, सिर्फ KNN की जगह पे K मीन्स यूज करते हैं एल्गोरिथम, जो कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे। बट अंडर सैम्पलिंग में और एक है मेथड क्लस्टर सेंट्रॉइड्स। वो क्या करती है, दिस टेक्निक परफॉर्म्स अंडर सैम्पलिंग बाय जनरेटिंग सेंट्रॉइड्स बेस्ड ऑन क्लस्टरिंग मेथड्स। द डेटा विल बी प्रीवियसली ग्रुप्ड बाय सिमिलैरिटी in order to preserve information।
बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कवर की है ऑलरेडी। अब बाकी अगर आप इंटरव्यू में बोल दोगे तो बेहतर है, अगर याद नहीं भी रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने पढ़ी है वो मोर देन सफिशिएंट है। बट और भी कुछ टेक्निक्स है, जैसे इसका हाइब्रिड भी कर सकते हैं हम, ओवर सैम्पलिंग अंडर सैम्पलिंग दोनों का मिक्सचर करके और तीसरा एक डेटा सेट तैयार करके आप उसके ऊपर मॉडल फिट कर सकते हो। और एक है मेथड, उसको बोलते हैं अडासिन। अब अडासिन मेथड क्या करती है? अडासिन मतलब क्या है? एडजस्टिंग द डेटा बैलेंस स्मार्टली, डेटा बैलेंस स्मार्टली। So sometimes when we are dealing with the data, the groups are not evenly matched, with one group having much more data than other. ADASIN, which stands for adaptive synthetic sampling. अब इसका क्या है मतलब? adaptive synthetic sampling is a smart tool that helps to even things out. It creates new examples in the smaller group, and the number of new examples it makes depend on how imbalanced the data is to starts with. एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एडासिन वर्सेस मोड। Instead of repeating the same samples when oversampling or perturbating the generated bootstrap samples, one can use some specific heuristic. Instead, Adasin and Smooth can be used in this case. Resample with Smooth कैसे काम करती हो, Adasin कैसे काम करती है? Resampling with random oversample, resampling with Smooth, resampling with Adasin। अगर आप देखोगे कैसे सैंपल्स उसने क्रिएट किया है, तो एडासिन विल फोकस ऑन सैंपल्स विच आर डिफिकल्ट टू क्लासिफाई विद द नियरेस्ट नेबर रूल, while regular SMOT will not make any distinction. Therefore, the decision function depends on the algorithm. थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे से। देखो सैंपल्स कैसे क्रिएट किए हैं उसने। IBlearn oversampling import Adasin और SMOT सैंपल्स फंक्शनलिटी सैंपल्स स्मूथ एडासिन, ये दोनों यूज किए यहाँ पे देखो सैम्पलर्स। तो ओवर सैंपल फंक्शन सैम्पलर चारों यूज किया है, चारों का एक रिजल्ट डाल दिया उसने। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए हमें कि ये वर्क कैसे हो रहा है इंटरनली। इट इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ स्मूथ। स्मूथ का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। व्हाट इट डज इज सेम एज स्मूथ, सेम ही काम करता है, जस्ट विद अ माइनर इम्प्रूवमेंट। कौन सी इम्प्रूवमेंट है वो? After creating those samples, it adds a random small value to the points, thus making it more realistic. अरे इतना छोटा सा वो चेंज करता है internally. In other words, instead of all samples being linearly correlated to the parent, they have a little more variance in them. They are a bit scattered. सिर्फ थोड़ा सा वो scatteredness, अब यहाँ पे वो दिखता है क्या हमें? ठीक है, अब आप चेक कर लो फिर से स्कैटर प्लॉट डाल के, और वेरिएंस भी चेक करो स्मूथ का और एडासिन डेटा का। स्मूथ डेटा एक बार यूज करो, उसका वेरिएंस निकालो,
एक्सट्रेन का, फिर एक्सट्रेन एडासिन का एक निकालो, थोड़ा सा आप देखोगे कि वेरिएंस बढ़ गया है, ये बोलता है, राइट। मोट और ये एडासिन, एडासिन सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन है, सिमिलर आप लाइब्रेरी से इंपोर्ट भी कर रहे हो एडासिन क्लास को, IMB लर्न, इम्बैलेंस लर्न डॉट ओवर सैम्पलिंग, तो ये एक मेथड है। टोमिक लिंक्स हमने देखी है। एक होता है ENN रूल, और एक टेक्निक देखेंगे हम, ENN रूल। देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिखा है, इन द बैंक ट्रांजैक्शन डेटा सेट वी माइट फाइंड अ नॉन फ्रॉड ट्रांजैक्शंस दैट इज वेरी सिमिलर टू अ कपल ऑफ फ्रॉड ट्रांजैक्शंस। To improve our data, we use ENN rule to remove these non-fraud transactions. This way, we can focus more on clear difference between fraud and non-fraud cases. ENN rule क्या बोलता है यहाँ पे कि नॉन फ्रॉड और फ्रॉड जो एग्जैक्ट सिमिलर रिजल्ट्स दे, मतलब है हमारे पास नॉन फ्रॉड और फ्रॉड के जितने भी सिमिलर रिकॉर्ड्स है उसको हटाओ, ताकि फ्रॉड और नॉन फ्रॉड के डिस्टिंक्ट हमें दो क्लासेस के दो अलग अलग सैंपल्स मिले और उनमें डिफरेंस हो काफ़ी ज़्यादा। बहुत कम डिफरेंस है, सिमिलर रिजल्ट्स है, तो हमारा मॉडल फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये फ्रॉडुलेंट है कि नहीं फ्रॉडुलेंट। इसलिए सिमिलर रिकॉर्ड्स ढूंढो और उनको हटा दो, बस। फिर बाद में कंडेंस्ड नियरेस्ट नेबर रूल, इसमें क्या होता है, बिल्डिंग अ फोकस डेटा सेट। In data analysis, it is often beneficial to create a focused data set that zeroes in the most relevant examples. The condensed nearest neighbor, CNN, condensed nearest neighbor rule helps us to do this by forming a new data set that include only the most relevant examples from the larger group along with all the examples from the smaller group. This way we can concentrate on the data points that matter the most. इस फिर से सिमिलर है, बट यहाँ पे हम ऐसे डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छोटे मोटे कुछ मेथड्स है, नियरेस्ट मिस मेथड है, बाकी मेथड्स काम की नहीं है, उतनी काम की नहीं है, बट हाँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ी हमने जो कि थी एडासिन, राइट। ये वाली मेथड एक याद रखो आप, स्मोट से भी थोड़ी सी एडवांस्ड है, तो स्मोट भी इम्प्लीमेंट करो, ये इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट चेक करो, कौन सी टेक्निक यूज करके आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। चलो, तो अभी आपकी डाउट डिस्कस करते हैं। किसी को कुछ डाउट्स, कमेंट्स, फीडबैक, सब समझ में आ गया सब लोगों को? सर रिकॉर्डिंग वीडियोस अगर शेयर कर देते तो वी कैन गो थ्रू अगेन। हाँ मैं शेयर कर दूंगा प्रकाश। बाकी लोग, अजय, मोनिका, वैसे तो समझ में आ गया, कोई रिवाइज और कर लेंगे आपको रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा तो क्लियर होगा। बस समझ में आपने समझा तो कैसे। अच्छा, चलो आप वही डेटा लेना है, ठीक है। एक तो आप
दो डेटा में से एक कोई भी एक डेटा ले लो, एक तो ट्रांजैक्शन वाला ये डेटा ले लो, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन वाला जो कि मैंने लिंक वहां पे दे दी है, तो उसी के ऊपर डिफरेंट मेथड्स यूज करो, आप उनके रिजल्ट्स कंपेयर करो। अडासिन भी मेथड यूज करो इसमें, और भी कुछ मेथड्स मिलती है आपको, तो वो भी यूज करो और कंपेयर करो रिजल्ट्स। एक होमवर्क ये है आज के लिए आपका। और दूसरा एक डेटा सेट है हमारे पास, या फिर आप ले सकते हो, वो लोन डिफॉल्ट प्रेडिक्शन का है। अब लोन डिफॉल्ट प्रेडिक्शन में डिफॉल्टर्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, इतना इम्बैलेंस्ड, हाईली इम्बैलेंस्ड डेटा सेट नहीं है वो। उसमें शायद हो सकता है 4-5% लोग डिफॉल्ट करें लोन को, और उनका डेटा है। अगर वो मिलता है तो उसके ऊपर करो यही टेक्निक यूज, या फिर आपने यही डेटा ले लिया तो भी चलेगा। या स्टॉक वाला ले लें सर। किसका? एक आपने स्टॉक का और दिखाया था, कौन सा वाला दिखाया था? आपने एक स्ट्रोक करके दिखाया था। अच्छा, कौन सा भी ले लो चलेगा। हाँ हाँ, स्ट्रोक वाला, वो कौन सा भी लो, स्ट्रोक वाला भी चलेगा। हमें सिर्फ रिजल्ट कंपेयर करना है कि कौन सी बेहतर टेक्निक है, और वैलिडेट भी करो कि ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है। ये थोड़ा सा कम ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, तो वो क्यों क्यों हो रहा है। उसका एक आंसर चाहिए मुझे आपसे। जैसे आपने देखा कि अंडर सैम्पलिंग करते वक्त डेटा थोड़ा सा कम बना है, 400 ही बना है 500 की जगह पे, तो 400 क्यों बना है, बाकी कहाँ गया? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतना ही बने, तो उसका सोल्यूशन आपको ढूंढ के निकालना है। वो एक इम्प्लीमेंट करो। विवेक, आप कुछ बोल रहे थे? आज मेरा मॉक है क्या, ये पूछ रहा था सर। हाँ, आपका मॉक ले लेंगे आज विवेक। सर हाँ, और हम ये भी काम शुरू कर रहे हैं, राइट, विवेक को तो पता है, फूड रिकॉग्निशन सिस्टम एंड कैलोरी प्रिडिक्शन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको बता दूंगा कि देखो, ये वाला फूड क्लासिफिकेशन कोड, फूड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हमें फूड क्लासिफिकेशन और कैलोरी प्रेडिक्शन चाहिए। देखो यहाँ पे 89 कैलोरी बनाने के लिए दिखा रहा है वो, 25 कैलोरी कैबेज के लिए दिखा रहा है वो, राइट। तो आपको इसी टाइप एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, वहां पे फ्रूट की जगह पे डिश होनी चाहिए। अगर इंडियन डिश हो तो बेहतर है। ये मैं आपको आपके ग्रुप में डाल देता हूँ ये लिंक। सिमिलर आपको ये करना है फूड के लिए, फूड क्लासिफिकेशन के लिए। तो फूड रिकॉग्निशन, सिर्फ आपका काम क्या है कि रेपो ढूंढ के निकालना और मुझे दे देना। तो विवेक तो काम कर ही रहा है, जो भी कोई इंटरेस्टेड है वो भी थोड़ा सा सर्च करके ये काम शुरू कर सकता है। यस। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कस्टमाइज्ड डाइट है। दो के ऊपर हमें काम करना है, और रियल लाइफ है, दोनों रियल लाइफ है। डेटा कैसे क्यूरेट करेंगे, वहां से वो शुरू होने वाला है पूरा जर्नी। तो काफी एडवांस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अभी से काम करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी सारी चीजें। अब यहाँ पे इमेज के लिए है, तो आपको कोड ही नहीं समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है कोड में। बट ठीक है, आज के लिए नहीं भी समझ में आया तो एटलीस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा आपको कि प्रॉब्लम है क्या, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम कैसे टैकल करने की कोशिश करते हैं हम, जब कैलोरी प्रेडिक्ट करने हैं हमें, तो कैलोरी प्रेडिक्ट करनी है हमें। तो कैलोरी प्रेडिक्ट करने के लिए क्या करोगे, एक तो पहली तो इमेज लगेगी, इमेज कैप्चर करोगे आप। फिर इमेज कैप्चर करने के बाद इमेज को रिकॉग्नाइज करोगे, इमेज रिकॉग्निशन, ये कौन सा फूड है, राइट। तो इमेज रिकॉग्निशन, फूड कौन सा है। एक बार ये चेक किया आपने
तो आप देखोगे कि वॉल्यूम कितना है उस फूड का, तो कितने प्रमाण में हो वॉल्यूम, उसका भी एक इंटरनल ये होता है, फॉर्मूला लगा हुआ होता है, और प्लेट की साइज से वगैरह पता चल जाता है। बट आप बोलोगे कि हाँ फिर अगर ज़्यादा नज़दीक से ले लिया फोटो, ज़्यादा दूर से ले लिया फोटो, तो पता ही नहीं चल जाएगा कि वॉल्यूम कितना है फूड का, तो कैसे? यहाँ पे चैलेंजेस है वो, तो यहाँ पे वो चैलेंजेस कैसे रेक्टिफाई करने, वो हमें देखने हैं सोल्यूशन। आज के वक्त मुझे भी पता नहीं है कि इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। एग्जैक्टली वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये इतना बड़ा केला है, इतना बड़ा पनीर है, पनीर की डिश है, तो फ्रूट है तो कितना बड़ा है वो, राइट? तो ये हमें आज पता नहीं है कि कैसे करेंगे हम वो टैकल। बस हमें वॉल्यूम निकालना है, एक फ्लो पता है। बट हो सकता है कि अब मुझे जो लग रहा है, ये एक आध अगर हम एक आध थंब दे दें बीच में, अगर आप यहाँ पे फोटो निकाल रहे हो, फोटो निकालते वक्त आपका एक थंब उसमें आ जाए, ऐसा कुछ प्रोविजन करें, अंगूठा आ जाए सिर्फ, ताकि अंगूठे से वो पता चल जाए, कंपेयर कर सके हम, राइट, डिश को, ये कितनी बड़ी डिश है। यहाँ पे कोई भी एक उंगली आप रख दो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे जो भी फ्रूट प्लेट है वो एक रख लो, तब ये पता चल जाता है हमें कि इसको और इसको कंपेयर करके कि वॉल्यूम कितना है, राइट? ऐसा कुछ चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम, सिर्फ वॉल्यूम चेक करने के लिए। नहीं तो फिर पता ही नहीं चल जाएगा कि ये कितना वॉल्यूम है उसका। अगर ब्लर इमेज है, तो ये क्लियर इमेज है तो शायद पता चल भी जाए, या फिर पता नहीं अब ये कैसे और टैकल करेंगे हम। बट ये एक टैकल करना है, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद हम उसमें कैलोरी कितनी है वो प्रेडिक्ट करेंगे। यहाँ पे आता है फिर कैलोरी प्रेडिक्शन, राइट? इमेज रिकॉग्निशन, वॉल्यूम प्रेडिक्शन, वॉल्यूम कैलकुलेशन और कैलोरी, देन कैलोरी प्रेडिक्शन। ये 2-3 स्टेप्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा हमें। चलो इसके ऊपर काम करो, मुझे बताओ कौन सी काम की गिटहब रेपोज है, कौन से काम के आर्टिकल्स है, मुझे डायरेक्टली भेजो आज कल में, ताकि मैं थोड़ा सा गो थ्रू करूँ। और फिर बाद में एक ग्रुप तैयार करेंगे हम, जो भी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट करने के लिए, उनके साथ। चलो फिर अब असाइनमेंट कंप्लीट कर देना। असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद हम रिव्यू करेंगे असाइनमेंट्स को, और फिर एक आध लेक्चर हम देख लेंगे वीकेंड में, एक आध घंटा, और वो भी केड्रो फिर से थोड़ा सा रिज्यूम करेंगे। केड्रो या फिर रैंडम स्टफ पढ़ेंगे, जहाँ पे हम फिर से गिट और गिटहब भी पढ़ सकते हैं। आपको बेसिक्स पता है, बट थोड़ा सा एडवांस में बता दूंगा। एडवांस मतलब जितना हमें लगता है एटलीस्ट डेटा साइंस वर्क करने के लिए, उतना कवर कर लेंगे हम, एक आध एडहॉक लेक्चर लेके। तब तैयारी रखना कि 10 बजे के करीब हम एक आध लेक्चर ले लेंगे वीकडेज में। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. थैंक यू। Thank you, sir. Bye. Thank you. The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.